तो ये जो बैच 11 है इसका और बैच 9 इन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है, ऑलमोस्ट है ना, बहुत कॉमन चीजें हैं, लेवल भी ऑलमोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो इसका ये शेड्यूल है, ठीक है, तुम इसके अटेंड कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो स्टार्ट करूं? सब्जेक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम आती है राइटिंग सर, लिखने में ना। जी जी जी। तो आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं? यस सर। ओके, तो आप डायरेक्टली डाउट डिस्कस कर सकते हो, हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो मेनली पर्पस है हेल्प करना, ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा तभी पढ़ोगे, तुम्हें खुद करना है, और जो डाउट है मेरे साथ डिस्कस करो, फिर मैं भी है ना उसके मुझे भी सीखने को मिलेगा उसके थ्रू। तो अभी मैं इसका पीवाईक्यू कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो मैं वहां पे आता हूँ, ठीक है ना। तो बस यही बोल रहा हूँ कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हो रेगुलर ज्वाइन करना, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से रेगुलर ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन नहीं करोगे फिर मैं कोर्स ड्रॉप कर दूंगा, मतलब कराऊंगा नहीं फिर आगे, क्योंकि और एक बार ड्रॉप होगा फिर रीओपन नहीं होगा कोर्स, शेड्यूल में चेंज कर दूंगा फिर वही शेड्यूल रहेगा। तो अगर आपको अगर करना है ये, तो यू हैव टू ज्वाइन रेगुलरली एज पर शेड्यूल, ठीक है ये, ठीक है। देखो तो अभी हम लोग ये हमारा शेड्यूल, अभी मैं इसका पीवाईक्यू स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो ये हम लोग कल देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव में सारे कर लिए तुमने, आप लोगों ने क्या? ये 2000 ये जो अपलोडेड है ना QMA 2024 वेबसाइट पे इस नाम से अपलोडेड है, इसका मतलब है कि ये मॉडल पेपर है 2024 के लिए, मतलब एक्चुअली में 2023 का पीवाईक्यू है। तो क्या आप लोगों ने ट्राई किया है सॉल्व करने के लिए? हाँ जी मनीष। यस सर। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? सर MSQ MS का। तो क्लास टाइम क्या है? सर आप थोड़ा हॉस्पिटल सर में थे इसलिए नहीं ज्वाइन करवाया। हाँ तो रेगुलर ज्वाइन करोगे मैं कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा फिर, है ना, ये चीज है। नहीं सर रेगुलर है। हाँ क्योंकि ऐसा होता है ना, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती, वो वाली चीजें हैं, तो फिर मैं बंद कर दूंगा। तो अभी चलो इसका पीवाईक्यू मैं बोल रहा हूँ 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे। 2023 के पीवाईक्यू से स्टार्ट किया है, इसका मतलब किसी भी एग्जाम में, उसके बाद हम बाकी पेपर्स करेंगे। तो पहले आपको खुद से सॉल्व करके आने दे, मेरे साथ डिस्कस करना है आपको, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या आप लोगों ने ये पेपर सॉल्व किया है? आप में से बताओ जिन लोगों ने किया है। कल मैं ये डिस्कस कर रहा था, कल मैंने डिस्कस किया था आई थिंक 10 यहाँ तक, ये सब 12 मतलब बताया था कैसे, यहाँ तक आई थिंक डिस्कस किया था 15 तक, है ना, 16 भी कर दिया था सॉल्व। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था कल के लिए, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बताओ भाई, चलो ऐसे तुम लोग सॉल्व करवा लेते हैं। बताओ 17 तुम लोग पेन पेपर लेके बैठे हो ना, सॉल्व करो। 17 का बताओ कैसे करो। क्या आंसर मेरे पास है 9 की पावर x 9 की पावर x प्लस 3 और f ऑफ 1 माइनस एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? तो आएगा 9 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन कितना 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। तो इसको ठीक से अगर लिखोगे तो 9 इंटू 9 की पावर माइनस एक्स, यहाँ भी इंटू 9 की पावर माइनस एक्स प्लस, इन दोनों में क्या रिलेशन है? एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स में क्या रिलेशन है? दोनों का सम ये आ जाएगा। तो यहां से अगर तुम 3 से काट भी दो तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 9 की पावर x, ऐसा कुछ। सो यहां से ये तुम्हारे पास आ गया, f ऑफ 1 माइनस एक्स तुम निकालोगे तो यही आया 3 प्लस 9 की पावर x। सो यहां से एक्चुअली ये मिल गया तुम्हें, तो एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ये मिल के 1 हो गया, है ना, इन दोनों को ऐड करोगे 1 हो गया। और वहां पे क्या पूछा हुआ इसने पूछा हुआ 1 अपॉन 1996 2 अपॉन 1996 एंड चलता रहेगा f ऑफ 1995 अपॉन
1996। तो यहां से ये आप कहना चाह रहे हो कि ये बनेगा दिस कैन बी रिटन एज f of 1 minus 1 upon 1996, है ना। अच्छा, और ये पहला टर्म, तो पहला टर्म है f of 1996 एंड ऐसे ही दूसरा टर्म होगा f of 2 upon 1996। तो यहाँ अगला टर्म आया होगा f of 1 minus 2 upon 1996, है ना, क्योंकि यहाँ 994 रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकेंड लास्ट टर्म तो 1994 upon 1996, तो ये हो जाएगा 1 minus 2 upon 1996, है ना। ठीक है, तो बताओ इसमें कितने टर्म्स टोटल है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर टोटल, इसमें कितने टर्म्स है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये कितने टर्म्स है टोटल। 1995 टर्म्स हैं। तो जैसे पहला टर्म और लास्ट टर्म मिलके कितना हो जाएगा 1, जो आपने यहाँ कंक्लूजन दिया अभी। सो यहां से ये समझ आया कि fx और f of 1 होता है, तो पहला लास्ट टर्म, दूसरा सेकेंड लास्ट, तो टोटल 1995 टर्म्स हैं। तो पेयर एक टर्म बीच में बढ़ जाएगा, जस्ट बचेगा ना, कौन सा टर्म बचेगा बताओ मुझे, इसका मिडिल टर्म कौन सा है 998। ओके, तो ये है ना टोटल 1995 है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हो, n+1/2, ठीक है ना। तो 1996/2, ठीक 998। तो चलो बताओ पेयर कितने बन गए आपके, आपको क्लियर होगा कहना क्या चाह रहा हूं मैं, पहला लास्ट मिलके 1, दूसरा सेकेंड लास्ट मिलके 1, हाँ, तो टोटल कितने 997 टर्म से ये हो गए ना पेयर वाले, और बीच में एक टर्म बस बचा हुआ है, वो ये है f of 998/1996, यही तो है, क्योंकि पहला लास्ट सेकेंड लास्ट पेयर बना दिया, तो बीच का एक टर्म मिडिल टर्म ये वाला है, जस्ट f ऑफ ये रहेगा, है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लो, तो वैल्यू 997, इसका कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, क्योंकि अच्छा 1 माइनस ये खुद के इक्वल है एक्चुअली। सो यहाँ fx और f ऑफ 1 माइनस x, मतलब अगर तुम लिखोगे दिस एंड 1 माइनस दिस, एक सेम ही आएगा, तो ये दोनों इक्वल ही है, और दोनों का सम हमने ऑलरेडी देखा है, दोनों का सम देखा है 1 है। मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए अगर x मैं इसको बोल रहा हूं, तो ये दोनों इक्वल है, खुद के इक्वल है, x और 1 माइनस x सेम ही आएगा, मतलब x दिस अपॉन, मैं इसकी बात कर रहा हूं देखो। सो व्हाट यू टेक, अगर तुम्हारा बीच वाला टर्म x है 1996/2 अपॉन 1996 था ना, तो मतलब ये कहने का मतलब तुम्हारा कौन सा टर्म है, ये तो 1/2 ही तो है। ओके, तो जैसे भी निकाल लो, या वैसे नहीं करना है तो ये जस्ट 1/2 है, यही बोल रहा हूँ, जस्ट 1/2 है ये, है ना, ये तो 1/2 है ना, कैंसिल हो गए। सो निकाल दो, 0.5 आ जाए ना, एग्री, सब लोग एग्री करते हैं, तो कितना आ गया 997.5। ओके, सब एक तो ये तरीका है, और दूसरा आपने वो तरीके से निकाला तभी वही आंसर आया था। सो एक तो ये तरीका था, दूसरा आपने क्या बताए थे जो सॉल्व कर रहे थे, ये किस अप्रोच से आया था, आंसर तो यहां से भी सेम ही आया है। तो ये तो हमने वो समझ आया हमें कैसे किया हमने, कि ये जो 1 अपॉन दिस है, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 1996 है, फिर सेकेंड लास्ट थर्ड, फर्स्ट लास्ट मिलके 1 हो गया, सेकेंड लास्ट मिलके 1 हो गया, एंड सो ऑन। मिडिल टर्म 1/2 है, f ऑफ 1/2, f ऑफ 1/2 यहां से निकालोगे तो 3 + 3 1/2 ही आ जाएगा। तो ये ओके है, ठीक है, तब भी यही आया, तो आंसर तब भी यही आया, है ना। ओके, किसी को कंफ्यूजन है अभी आप में से कोई जिसको कंफ्यूजन हो इसमें, इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया ना जी। हाँ मनीष, ठीक है सर ओके, चलिए ये ट्राई कीजिए। 2 6 placed dice are tossed, what is the probability that the total score is a prime number? इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा, जल्दी ट्राई कीजिए। देखो हाँ, ये बाकी लोग एग्री करते हैं, जिनको कंफ्यूजन हो पूछना, तो मैं भी ट्राई करूंगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप एग्री करते हो कि सही बता रहा है, ठीक है, आपके पास पेन पेपर होगा, आप सॉल्व करो।
अगर कन्विंस नहीं हो, सीखना चाहते हो तो पूछो, आता है दैट्स फाइन, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही करना है। सो अभी आप सीखोगे तो वही एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कहीं सॉल्यूशन देख लिया तो हमें आ गया, तो एग्जाम में कौन आपके लिए सॉल्यूशन करेगा? यू हैव टू थिंक योरसेल्फ। अप्रोच ढूंढना एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करें, ये है। एनीवे देखो, आइए 19 का आइए। इफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस इज 1 देन k इज, कर पाओगे? करो, बताओ आंसर। और नहीं होगा तो बताना ऑनेस्टली, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? मैं ट्राई करूंगा एटलीस्ट, जरूरी मुझे भी आता है, मैं भी सीख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करूंगा मैं। पहले आप खुद ट्राई करो और देखो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, तो फिर मैं ट्राई करूंगा। कर पाओगे? के पॉजिटिव है, ट्राई करो, आंसर बताओ। नहीं हो रहा तो भी बताओ, तो मैं सॉल्व करूंगा। सीखना तो करना पड़ेगा खुद ही तुम्हें। आया आंसर किसी का? सर मी आ रहा है, कितना आ रहा है? मी बी ऑप्शन। ओके, बाकी लोग कन्विंस्ड हो? देख लो, रफली ये वाला पोर्शन है। तो इसका जो ग्राफ है ये है y बराबर के एक्स स्क्वायर और ये बराबर है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है ना? तो एरिया का मतलब क्या है, या तो आप डबल इंटीग्रेशन से करो या सिंगल इंटीग्रेशन से। सो अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूं तो होगा क्या, मैं सिंगल इंटीग्रेशन से कर देता हूं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है क्लास 12th लेवल का सिलेबस, 11 12 JEE का सिलेबस है, तो मैं सिंगल इंटीग्रेशन से ही करता हूं। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो y इन द अपर कर्व, तो यहां से y निकाल लो, तो ये हो जाएगा x अपॉन k का रूट, है ना? सो रूट अंडर x अपॉन k माइनस यहां से y निकाल लो kx स्क्वायर, सो अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y dx। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो क्या है, यहाँ तो जीरो है, ये ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आप, तो यहां से आएगा आपके पास kx स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x अपॉन k, स्क्वायरिंग बोथ साइड, k स्क्वायर x की पावर 4 x अपॉन k। तो यहां से k क्यूब x की पावर 4 बराबर x, तो यहां से x बराबर 0 और x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? x बराबर 0 और बताओ कोई, 1/k, 1/k। सो दिस पॉइंट इज 1/k, ठीक है? तो ये हो गया 0 से 1/k इक्वल टू 1। एक तो ये तरीका है। अब इसको अब इंटीग्रेट करके k निकाल सकते हो इजीली। सो क्या होगा, यहां से अगर आप ब्रेक करोगे तो 1/रूट अंडर k बाहर कर लो, रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 क्योंकि x की पावर 1/2 है,
और माइनस के एज इट इज एक्स क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट है 0 से 1 अपॉन के बराबर 1। अभी तो इक्वेशन बन जाएगी। सो जहाँ जहाँ x है 1 बाई के रख दो। सो 1 बाई रूट अंडर के, ये 2 बाई 3, x मतलब 1 बाई के की पावर 3 बाई 2 के बाई 3, x हो गया 1 बाई के क्यूब इज इक्वल टू 1, है ना। अब सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से के निकाल दो, देख लो। सो ये 3 उधर चला जाएगा एंड कितना हो गया था, यहाँ के की पावर 1 बाई 2 है, 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, बताओ भाई। 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 4 बाई 2 मतलब स्क्वायर, और इंटू 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई के का स्क्वायर, यहाँ भी है बराबर 1। सो यहाँ से देख लो। सो सिंपली यू विल सिंप्लीफाई। सो 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 इंटू 1 बाई के स्क्वायर बराबर 1। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो के बराबर, चूंकि के पॉजिटिव है तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आपने निकाले। अब जिन्होंने आंसर बताया, क्या बताइए, आपने इस तरीके से किया है, कोई आसान तरीके से किया आपने? यस सर, यही मेथड। अच्छा, ये मेथड किया है, ठीक है। तो सिंपल क्लास 11 12 का एक बार सिलेबस रिवाइज कर लो, जेडब्ल्यू के पीवाईक्यू कर लो, आपकी इसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इस एग्जाम की, ठीक है ना। पहले इसके पीवाईक्यू कर लो ताकि आपको पता चले इस एग्जाम में क्या आते हैं, उसके बाद आप सिलेबस और एक बार जेडब्ल्यू का पीवाईक्यू कर लो। ठीक है, चलो आगे देखो। 19 के बाद 20, consider the equation minus x square plus alpha x minus beta is 0, alpha beta positive, for what value of alpha this equation has distinct roots। इजी है, बताइए आंसर क्विकली। बताओ भाई सोच के। ए ऑप्शन। बाकी लोग एग्री करते हैं, मैं आगे बढ़ूं? इजी है ना। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपने पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा बेटा पॉजिटिव है, हाँ, तो डिस्टिंक्ट है तो शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जस्ट ये निकाल लो, देखो कौन सुटेबल वैल्यू है, बस। लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 300, ये बताओ। क्या होगा इसका आंसर? देखो तो क्या होता है 7 की पावर में, पावर अगर 1 है तो 1, 2 है तो 9, फिर 7 3 और 7 21 1, फिर वापस ये ऑर्डर रिपीट करेगा। तो मतलब पावर 1 है 7 का, है ना, तो ये आएगा। 7 की पावर 2 है तो ये आएगा। 7 की पावर 3 है तो ये होगा, और 7 की पावर 4 है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, बाद में रिपीट ही होना है, तो मॉड्यूलो 4 पे चले जाओ। तो इसको भी ठीक है, आप सही है ना। 7 की पावर 4 और इसकी पावर कर दो तुम कितना, 75। तो 7 की पावर 4 जो है ना, उसका यूनिट प्लेस 1 हो गया, तो 1 की पावर 75 तो बाद में 1 ही रहेगा। मैं जस्ट यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं। जैसे इसने बोला ना द लास्ट डिजिट, तो ये 1 रहेगा। ठीक है, करेक्ट। आइए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सोच के बताओ। 22 का एनीवन, इसका बताओ सोच के क्या आंसर आएगा। तो तुम इसके बारे में सोच सकते हो ना, e की पावर x तुम्हें पता होगा।
देखो तो इसके कई सारे अप्रोच हैं। एक अप्रोच ये है कि अगर मैं ऐसा बताऊं आपको, कोई सोच के पहले आंसर बताओ फिर मैं सॉल्व करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। मतलब जिन लोगों को समझ आ रहा है क्विकली बताओ कि आपके हिसाब से क्या आंसर होने चाहिए। अच्छा इसको मैं सीरीज में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, कोई सजेस्ट करो। अगर मैं इसको सीरीज, हाँ ए आ रहा है सी। देखो इसको तुम अगर कोई सजेस्ट करो तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको 2 3 4 5 6 7, तो मैं n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जहां n मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 से और 2 से लेके मैं आगे अगर चला रहा हूं तो 2 से लेके इंफिनिटी तक, यही बनेगा। लेकिन नहीं अभी गलत है ये, है ना। बताओ इसको और ठीक से क्या लिख सकता हूं मैं। सो ये लिखना अभी गलत है। 2n upon 2n plus 1 factorial. यस 2n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, n स्टार्ट कर दो अब 1 से, है ना। अब सही है, देख लो। सो 2n अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो 1 रखेंगे तो 2 बाई, ठीक है 2 रखेंगे 4 3 6, ठीक है। अब आसान है इसको सिंप्लीफाई करना। समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी अब इसको ब्रेक कर लो। तो एक काम करो, इसको देखो ऐसा लिखो 2n प्लस 1 माइनस 1 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। ऐड कर दिया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, इसको एक साथ ले लो, दो पार्ट में ब्रेक कर लो। सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसको ब्रेक करोगे ये दिस अपॉन दिस, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल, तो ये 2n फैक्टोरियल हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। चेक कर दो, तो इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको। अब जस्ट अलग अलग ओपन कर दो, तो अलग अलग लिखो तो क्या बनेगा, समेशन 1 बाई 2n फैक्टोरियल n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस समेशन 1 बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यही है। सो 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 4 फैक्टोरियल 1 बाई 6 फैक्टोरियल, इस तरह चल रहा है ये 2 4 6 इवन नंबर्स का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऑड का फैक्टोरियल्स है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था, अगर तुम यहाँ से देखो ध्यान से, सो क्या बन रहा है ये, अगर इसको तुम ठीक से देखो, और अगर मैं पूछूं यहां से कि सिर्फ ऑड या इवन कब बचेगा, बोलो भाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, इस तरीके से देखो। सो आगे अगर तुम लिखोगे तो यहाँ n 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 बाई 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ex प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, ये किसके इक्वल होगा, एक्सपेंशन पूछ, कौन कौन से नाम आएंगे, इवन वाले। सो ऑड वाले कट जाएंगे तो इवन। सो यहाँ आएगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल, चेक कर लो। x कहाँ गया, एक मिनट, x लिखना पड़ेगा ना। सो x क्यूब x की पावर 5, ठीक है ना। तो ये आपका था इस तरीके से, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट के आएगा
तुम लोग क्या होता था, इवन का बता रहे थे ना, तो मैंने और का लिख दिया, एक मिनट, तो ये बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ से ये मैंने चेक कर ले पड़ी, तो अगर मैं इसको घटाऊं तो ये आ जाएगा माइनस के लिए ये बनेगा, और ऑड के लिए ना, ऐसा आपने कहा था। हाँ, अब देख लो, तो इसको ऐड करोगे तो अब ये बचेगा, सो बस यहाँ से मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखो इसमें इजी है, अब यहाँ से तुम जस्ट x को 1 रख दो, तो इसमें अगर तुम x को 1 रख दो तो e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगी 1/1। तो ये जो मुझे यहाँ से ये वाला चाहिए यहाँ पे ऑड में, और इवन में इसके आगे वाला चाहिए, ठीक, 1 रखने के बाद, ठीक है। सो दिस -1 मैं ये बता रहा हूं, तो इसको 1 घटा दोगे इसमें से, मैंने इसमें x को 1 रख दिया, तो x को 1 रख दिया तो ये -1 कर देंगे तो वो बन जाएगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो इसको बेटर है इधर लिख दो, इस तरह से हो जाएगा, और 1/2 e की e माइनस e प्लस e की पावर -1 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लो, तो ये इवन वाले आ जाएंगे। अब 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग। तो मैं इन दोनों में क्या किया हूँ, x को 1 रख दिया और इसको इधर बुला लिया, इसको भी इधर बुला लिए, तो अब ये हो गया। तो जस्ट ये ब्रीफली एक्सप्लेनेशन था, बाकी तुम्हें डायरेक्टली समझ आ रहा है। तो e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन 2, ये -1 होगा, इसमें से घटाओगे यहाँ पे, सो आपका आ जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन 2 -1, यही है। सिंप्लीफाई कर लो फाइनली। अब बताओ क्या आया सिंप्लीफाई करके, तो ये कट जाएगा, ये तो ये कट जाएगा क्योंकि ओपन करोगे तो ये अब तुम्हारे पास आ गया e माइनस ई भी कट गया, तो ये तो e की पावर -1 आ रहा है, चेक करो भाई। इज इट? तो देखो पहले तो a आ रहा है, अभी कुछ कोई c बता रहे थे, अब चेक कीजिए कि आप सही कह रहे थे जिन्होंने c बताए थे। नहीं सर, मिस्टेक होगी ना, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो आप। तो इसका शॉर्टकट हो सकता है क्या? यस, अगर हम शॉर्टकट तरीके से सोचे तो वो भी कर सकते थे। देखो अगर मैं वैसे सोचूं कि मैं शॉर्टकट क्या कर सकता था, शॉर्टकट ये में क्या है, मेनली तो मैंने यहाँ से समेशन लिखा फिर ओपन किया। इसको जानने के लिए मुझे ये अभी यूज करना पड़ा, ये तो डायरेक्टली आप डायरेक्टली बता सकते थे मेंटली कैलकुलेशन करके, यही चीज मैं लिख के बताया हूं, ये है। डायरेक्ट उसको ब्रेक भी कर सकते है ना, तो उसको अगर मैं ऐसा करता, हम लोग जैसे मान लो कि हाँ डायरेक्टली ब्रेक कर सकते थे, 1/2 फैक्टोरियल माइनस हो जाता है। ओके ठीक है। तो 1/2 फैक्टोरियल 2/3 फैक्टोरियल फिर 3/4 फैक्टोरियल, उसे करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप सोचते कैसे हो, इसलिए आपका मेथड भी ठीक रहेगा, बट ये मुझे समझ आया किया हमने। एनीवे ठीक है, तो हमने भी इसको सॉल्व किया है एंड तो इसका आंसर हमें ए मिला है, ये इक्विवेलेंट आएगा e की पावर -1 के। तो कहीं नहीं वैल्यू इक्वल आएगी, इसमें 2 कॉमन ले सकते थे हम, तो 1 2 3 वो कर सकते थे। चलो ठीक है, एक तरीके से कर लिया, और भी तरीके हो सकते हैं। बताइए 23, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस सिस्टम इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो आप ग्रेजुएशन लेवल कॉन्सेप्ट से मत जाओ, अब सीधा सीधा यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखो मुझे बताओ, इस सिस्टम को बता रखा है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, 0 ही होना पड़ेगा, कन्वर्स टू नहीं है। अगर नो सॉल्यूशन है डिटरमिनेंट मस्ट बी 0, कन्वर्स टू नहीं है, कन्वर्स टू क्योंकि डिमांड 0 है तो हो सकता है नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। बट चूंकि बता रखा है इसने, ये इफ एंड ओनली इफ नहीं कर सकते, वन वे है,
तो ये गारंटी है। तो डिटर्मिनेंट ए को 0 कर दो, पी की वैल्यू निकल आएगी। ये जो ए मैट्रिक्स है, दिस इज द सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी, है ना। तो ये है, अब ए का डिटर्मिनेंट को 0 करो, बताओ कितना आ रहा है, क्विकली 0 पुट करो। इसका डिटर्मिनेंट को 0 रख के बताओ पी की वैल्यू क्या आएगी। आया, जल्दी क्विकली डिटर्मिनेंट को 0 करो। 1 आ रही है, ठीक है। बाकी लोग वेरीफाई करना, अंधविश्वास गलत होता है, अपना खुद कैलकुलेशन करो। एक P मैट्रिक्स है आपके पास और I प्लस पी प्लस सी स्क्वायर प्लस पी के पावर 21 किसके इक्वल होगा? आपको पता है कि ये अगर मैं आपसे पूछूं 1 प्लस एक्स अप टू एक्स की पावर n, ये किसके इक्वल आता है? जीपी। ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। जीपी में n टर्म का सम, n टर्म है, यहाँ n प्लस 1 टर्म है, हालांकि यहाँ n प्लस 1 टर्म्स हैं, तो जीपी का फॉर्मूला n प्लस 1 टर्म्स में, तो ये आ जाएगा। तो अल्लाह यहाँ पे, क्योंकि आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉसिबल है, मैट्रिक्स में डिवीजन तो होता ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवर्स हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इक्वल आ जाएगा i माइनस पी का इनवर्स इनटू i माइनस पी की पावर 22। आप समझ पा रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूं? क्योंकि मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है ना, तो ये ऐसा लिख दिया। और यू नो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एनिलेटिंग इक्वेशन। सो क्या ये निकाल पाओगे आप लोग? पहले i माइनस पी निकालो, फिर उसका इनवर्स निकालो। लेकिन इनवर्स पॉसिबल है? क्वेश्चन ये भी है, देख लो। पहले i माइनस पी निकालो और उससे बताओ क्या आंसर आएगा। दूसरा तरीका था इसका, आसान सा एक और तरीका था हमारे पास कि मैं p p स्क्वायर p क्यू निकालता, एक पैटर्न दिख जाता है। ये तो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, एक अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच इससे आसान मुझे लगता है कि अगर हम उस तरीके से करें तो शायद हो जाएगा, है ना। देखो, इससे आसान अप्रोच है, जो इससे ज्यादा आसान अप्रोच वो होगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या रास्ते हैं और कौन सा इजी रास्ता है। एग्जाम में इजी वाला लगाओ ताकि कम टाइम में सॉल्व हो जाए, ये चीज है। तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप p जैसे दे रखा है, अब मैं p स्क्वायर निकालना चाहूं तो क्या आएगा? बताओ जी। सो इसको इससे 0, इसको इससे 0, इसको इससे 0, अरे 0 आ गया क्या? एक मिनट चेक करो, मैंने गलत लगाया क्या? p स्क्वायर क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स, चेक कर लो। हाँ है ना? क्विकली चेक कर बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Matrix. तो जब p स्क्वायर 0 के सारे 0 हो जाएंगे तो उतना लंबा चला करने की जरूरत ही नहीं, तो ये भी i p ये सब 0 हो जाएगा ना। तो ये सब 0 मैट्रिक्स है, तो ये जस्ट i प्लस p के इक्वल है। और i प्लस p क्या होगा? i होता है 1 0 0 1, तो 1 1 और p 0। इतना क्यों टाइम वेस्ट करना था? तो ये आसान अप्रोच है ना कि p स्क्वायर p क्यू p 4 निकालो, एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ चूंकि p स्क्वायर 0 हो गया तो p क्यू p 4 p आगे के सारे पावर 0 मैट्रिक्स होंगे, तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये अप्रोच आसान है, ठीक है ना। जस्ट p स्क्वायर p क्यू निकाल के हो जाएगा। ये वाला लेंदी पड़ता तो उससे आंसर तो ही आएगा, बट ये डिफिकल्ट होगा, मतलब लेंदी मेथड होगा। तो आपको आसान से ट्राई करना है। बताओ, ये 25 ट्राई करो। A hydraulic cylinder manufacturing company has decided to outsource the surface hardening process of piston rods to one of the 5 shortlisted heat treatment companies
each company has been given 100 pistons rods for the surface hardening and this is, पढ़ो एक बार ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, पहले तुम लोग ट्राई करो। अरे आंसर किसी का ये समझ नहीं आ रहा। सर 6 होगा क्या? 6। अच्छा तो ये कह रहा है कि a hydraulic cylinder manufacturing company has decided to outsource the surface hardening process of piston rod of one of the 5 shortlisted heat treatment companies। ठीक है, पांच में से किसी एक को, है ना, टू वन ऑफ द 5 shortlisted heat treatment companies, each company has given 100 piston rods for surface hardening। अच्छा ठीक है, and any rod with the unsatisfactory surface hardening will be rejected। ठीक है,
तो उसने डिसाइड किया कि 5 में से एक को देना है, तो हर कंपनी को 100 पिस्टन रॉड दिया गया सरफेस हार्डनिंग के लिए, और कोई भी अनसेटिस्फैक्टरी हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द नंबर ऑफ रिजेक्टेड रॉड इज लेस देन 10 फॉर ईच कंपनी। अच्छा, तो if the median rejection is 5, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिजेक्टेड रॉड फॉर ईच कंपनी 10 है, लेस देन 10 है, ओके, और मीडियन रिजेक्शंस जो है 5 है, द मोड इज 6, तो मीडियन 5, मोड इज 6, ईच आउटकम जो है वो 10 से कम होगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टन रॉड्स that could be rejected for a single heat treatment company? बताइए। तो मोड 6 का मतलब क्या है? मोड का डेफिनेशन पता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये मतलब है ना, और मीडियन है 5, और टोटल कितने कंपनीज हैं? 5 कंपनी है, ओके। सो मोड 6 का मतलब mod is the value of x by having highest frequency, ठीक है ना। so highest frequency तो highest frequency वाली 6 है ना। तो मीन कितना आएगा ये बताओ, मीन मीडियन मोड, अगर मीडियन 5 है, मोड 6 है, तो मीन कितना होगा? देखो ये समझो, इसका है मतलब ये है ना कि ईच xi मान लो नंबर ये लेस देन 10 है, और हमारे पास कितना है x1 से लेके x1 x2 x5। x1 मतलब नंबर ऑफ रिजेक्टेड रॉड्स फ्रॉम फर्स्ट कंपनी, x5 मतलब रिजेक्टेड रॉड फ्रॉम फिफ्थ कंपनी, और इन पांचों नंबर का जो मीडियन है वो 5 है, तो मतलब 5 बीच में होगा, ठीक है ना। तो इधर कोई 2 नंबर होंगे, अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ब्रेक करोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये मीडियन आपका 5 है, और मोड जो है वो 6 है, तो मोड 6 है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इन्हीं 5 नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो मीडियन 5 है। मोड 6 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो 6 होगी, तो इसका क्या मतलब है, 6 2 बार कहीं कहीं आया होगा, ओके। अच्छा, इस मीन मीडियन के डेटा से मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, कोई बताओ। मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला क्या है? इसको याद नहीं है? What is equal to 3 median minus 2 mean? 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड, है ना। तो यहां से मुझे निकालना है एक्चुअली मीन, तो मीन क्या आ जाएगा, ओके। तो यहां अगर 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन बराबर आपका मोड हो गया ना, तो इसको पुट कर लीजिए। तो यहां से मीन बताइए कितना आएगा, 5 या 15, और उधर है 6, 9/2 मतलब 4.5, तो मीन आएगा 4.5, चेक कर लो, ये है। तो इन पांचों में एक की वैल्यू तो 5 है, और कम से कम 2 इनमें से 6 है, और मीन 4.5 है, सबको सम करके डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। तो क्या आएगा बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 2 बार रख देता हूं, यहाँ 6 और 6 है लेट से, ठीक है, तो ये वैल्यू तो कम ही आएगी। सो तो अगर मैंने 6 रख दिया तो कितना आ जाएगा, सम इसका कितना आएगा, तो सम है, तो सम इसका ही तो मीन है ना, तो सम कितना 4.5 इंटू 5, ये तो रफली अप्रोक्सीमेट किया जाता है ना, एम्पेरिकल डेटा है ये, तो एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 20
22.5। तो ये कोई एक्जैक्ट डेटा तो है नहीं, तो यहाँ कहीं ना कहीं डेटा हो सकता है रफली हाँ, तो ये ठीक है, ये तो 5 से कम ही होगा। तो कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है देखो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं 5 से तो कम ही होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसको तुम नहीं भी यूज करोगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मीडियन 5 है और मोड 6 है, 6 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 2 बार कम से कम तो आएगी 6। अब इधर ये जो भी होगी ये लेस देन 5 ही होगी, यहाँ हो सकता है 3 2। तो हमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजेक्टेड, तो जो 6 बताया दैट इज फाइन, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसे उसको यूज कर सकते हैं, बट मुझे पता है मैंने क्या किया, हमारे पास 5 नंबर्स हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मिडिल वाला 5 है, इसने बता रखा है मीडियन जो है वो 5 है, मोड 6 है। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो कम से कम एटलीस्ट 2 फ्रीक्वेंसी होगी 6 की, तो इनमें से 2 ऐसे होंगे इसकी वैल्यू 6 होगी। ये ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, तो ये दोनों जो होंगे ये 5 से कम ही होंगे, तो हाईएस्ट इज 6, जो बताया था आप लोगों ने, सही बताया था। तो उससे भी कर सकते हैं, 8 नहीं हो सकता है क्योंकि सम उससे एवरेज 4.5 के आसपास नहीं आएगा। इसका बताओ, a random variable x follows Poisson distribution with parameter lambda, the probability that x takes value 2 is equal to, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसका क्विकली देख लो, x बराबर 2 इज 7.5। आ गया, ओके ये कह रहे हो आप, यस सर। ठीक है, तो ये तो इजी है, तो मैं छोड़ देता हूँ। x बराबर 2 बराबर x बराबर 3 है, तो जस्ट आप यहाँ से लैम्डा निकल आएगा, है ना, तो ये सॉल्व कर लो, हो जाएगा। पॉइजन का पीएमएफ पता है, जस्ट पीएमएफ पुट करो, लैम्डा निकल आएगा यहाँ से। स्टार्टिंग विथ n बराबर 1 और फॉर्मूला दिस, जनरेट द सीक्वेंस। अच्छा, तो मतलब कहना चाह रहा है कि ये u1 है, u2 है, u3 है, u4 है, so on. Assuming it has 101 terms, the median of the data generated is, starting with n बराबर 1, the formula this, generate the sequence this, okay. तो टोटल 101 टर्म्स है इसमें, ठीक। चलिए, तो बता दो अगर इसको ये कोई सीक्वेंस फॉलो करेगा, हाँ पहले तो एबीसी निकाल सकते हो, पहले 3 से एंड देन 4 से, है ना, देन आपका आसान है ऐसे, तो क्या करोगे बताओ, n को 1 रखोगे तो u1 तुम्हारा यहां से निकल आएगा ना, ये दोनों 0 हो जाएगी, a और a की वैल्यू 4 दे रखी है, यहां से a निकल आया। u2, तो u2 जब n को 2 रखोगे सो a प्लस b प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा 2 पे, और u2 की वैल्यू यहाँ 11 है और a ऑलरेडी 4 आ चुका है, तो b की वैल्यू यहाँ 7 आ जाएगी, सो a इज 4 b इज 7, ऐसे u3 यूज कर लो, सो u3 की वैल्यू निकालोगे, सो यहाँ से पुट कर लो a प्लस 2b, ठीक है ना, चेक कर लो, 3 रखोगे, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, 2 खत्म, तो c हो जाएगा प्लस c, और u3 की वैल्यू यहाँ से 24 है, सो 24 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस c, सो a है 4, 2b, b 7 है, तो 14 प्लस 4 18 प्लस c, तो c आ गया 6, तो abc मिल गया हमें, ठीक। तो अब एबीसी निकल आया, टोटल कहा 101 टर्म्स हैं, तो 101 टर्म्स का मीडियन कौन सा वाला टर्म होगा, 101 टर्म्स को अरेंज किया हमने, तो विच टर्म इज द मिडल टर्म, मीडियन टर्म, मिडल टर्म कौन सा होगा, n प्लस 1 बाई 2 है ना, हाँ एक 100 प्लस 101 प्लस 1 अपॉन 2, 102 बटे 2, 51st, तो U51 निकाल पाओगे क्या आप लोग, बताइए, इसमें से U51 निकालो, ABC पता है, बताओ इनमें से क्या आंसर आ रहा है, U51 फाइंड करो। आएगा, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन करके, आ जाएगा।
सर 7704 मैच हो रहा है इसमें से? ये हो रहा है ना? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे। तो 27 हो गया। 28वां देखिए, इफ द एक्सप्रेशन 9 tan थीटा प्लस 30 एंड 6 tan थीटा माइनस 30, अब ये 30 को लिखना चाहिए डिग्री है कि रेडियन है, कुछ लिखा ही नहीं, कैन बी रिटन एज, इस एक्सप्रेशन को लिख सकता है ये 15 tan थीटा प्लस p tan स्क्वायर थीटा प्लस 17 अपॉन 1 माइनस q tan स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों इक्वल है, तो p और q क्या होगा? तो देखो इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। व्हाट आई थिंक इज जस्ट चूज टू डिफरेंट एंगल्स एंड जस्ट कंपेयर। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, अभी मैं थीटा को 30 और 30, मुझे ऐसा लगता है डिग्री है ये, ऐसा मुझे लग रहा है, तो क्योंकि डिग्री लिखना चाहिए था इनको, समझ पा रहे आप लोग? मतलब थीटा प्लस 30 वॉट, 30 डिग्री या रेडियन, रेडियन का मीनिंग कुछ और हो जाएगा फिर, ये है। बताओ इसको सिंप्लीफाई करो, क्या कर सकते हो? तो डिफरेंट एंगल चूज करो, उससे हो जाएगा। तो 9 माइनस 6 3, यहाँ से आ जाएगा 17, ऐसे कैसे? नहीं 13 फिर रेडियन होगा, रेडियन होगा तो कैसे करोगे? अगर रेडियन हुआ तो मतलब फिर तुम लोग अपने हिसाब से सोचो क्या कर सकते हो, तो मैं ट्राई करता हूँ। कुछ समझ आया कि नहीं? ये नहीं है, बाहर गई हुई है, बाद में आइएगा। हाँ हाँ, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप?
नहीं नहीं, वो आएंगे तब लीजिएगा, अभी मुझे पता नहीं है। हाँ बता भाई क्विकली। सर वैल्यू पुट करने से तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं सोच रहा था थीटा को 0 रखे, तो 0 रखने पे तो ये जैसे यहाँ पे कट के आ जाएगा tan 30 और ये आ जाएगा माइनस tan 30, tan माइनस था ना, फोर्थ पॉइंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो ये तो यहाँ पे 9। डायरेक्टली फॉर्मूला ओपन कर ली, कौन सा वाला? tan a plus b। ठीक है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी लगाओगे, ये है। फिर उसके बाद सर न्यूमरेटर में मतलब डिनोमिनेटर में एक तरफ 1 माइनस tan थीटा इनटू 1/√3 आएगा और दूसरी तरफ उसी का पॉजिटिव आएगा। हाँ तो नीचे ये वाला फॉर्म बन जाएगा 1 माइनस q tan स्क्वायर थीटा वाला। अच्छा फिर हाँ तो मतलब सॉल्व करके ही आ जाएंगे जो टर्म्स हैं। हाँ कीजिए, करके बताइए, अभी टाइम है ना आपके पास, अब कीजिए अभी। ओके सर। अभी कीजिए। सो क्योंकि अगर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है तो हम थीटा कुछ भी और का सेम आंसर आना चाहिए, ये चीज है। जब 0 रखें तो वहां तो 3 आ जाएगा, 3 tan 30 डिग्री 30 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0 0 17 आ जाएगा ये। तो tan 30 कितना होता है 9√317 इक्वल तो नहीं आएगा। सो दैट इज नॉट द पॉइंट, है ना। अब ये देखो, एक जो क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूजन का है, 30 रेडियन का मतलब अलग हो गया। 30 रेडियन आप समझते हो ना क्या होता है। सो 30 नंबर है मतलब 30 रेडियन, 30 रेडियन का मतलब हो गया। फिर यू नो यू कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 अपॉन 30 इनटू सॉरी क्या करते हैं पाई इनटू 30, है ना। सो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा। सो इतना डिग्री बनेगा, दिस विल बी डिग्री, अगर ये रेडियन है तो। I don't think ऐसा होगा। So देखिए यहाँ मुझे कंफ्यूजन बस ये है कि 30 डिग्री है कि रेडियन है, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। अगर रेडियन है तो 30 रेडियन इतना डिग्री का इक्वल होगा, इट विल बी लाइक 5400 अपॉन पाई डिग्री, इतना डिग्री हो जाएगा। 30 रेडियन या जस्ट 30 है तो इतना डिग्री बनेगा, 54 बहुत आगे जाएगा ये। सो इस तरह से अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। और दूसरा तरीका है, या जस्ट आप ओपन कर दो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर दूं सीधा सीधा, फॉर्मूला लगा लो tan a प्लस बी tan a माइनस बी, ठीक है। तो उससे कंपेयर करके देखो बन रहा है क्या, तो बन नहीं रहा उससे, क्योंकि मैं थीटा अगर इक्वल होता या फॉर एग्जांपल चलो थीटा को मैं 30 रख देता हूँ, 30 अभी मान लो जो भी है, तो ये तो 0 हो जाएगा tan 0 0, तो यहाँ 9 tan ये आ जाएगा 9 tan 60 लेफ्ट साइड में, राइट में क्या हो जाएगा 30 रख दो, तो 15 tan 30 प्लस p tan स्क्वायर 30। अब tan स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा tan के टर्म में, फिर वहां पे 17 अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेते हैं। चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेते हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, फिर सिंपलीफाई करके एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, तो उससे सोच सकते हैं, है ना। tan थीटा को मान लिया x है फॉर एग्जांपल, तो देन कैन बी कंपेयर्ड। चलो तो मैं एक थोड़ा ट्राई करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग अगर इसको प्रॉपर एक्सपैंड करें तो क्या बनेगा, तो लेफ्ट साइड जो है 9 टाइम tan a प्लस बी है, सो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। बट डिग्री में एक्सप्रेशन डिग्री लिखा रहता है, यहाँ सिर्फ 30 का मतलब रेडियन भी हो सकता है, मतलब रेडियन ही होगा ऐसे तो, अगर हम क्वेश्चन को सही मान के चले तो ये हमारे पास एक है 6 टाइम, यहाँ आ जाएगा tan थीटा माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan 30,
और ये आ गया इक्वल टू, ये रख दो। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो इक्वल टू में ये क्वांटिटी रख दो 15 tan थीटा प्लस p tan स्क्वायर थीटा एंड 15 tan थीटा प्लस p tan स्क्वायर थीटा प्लस 17 अपॉन 1 माइनस q tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साथ ले आते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं, है ना। ये थोड़ा लेंदी नहीं हो गया, क्योंकि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, फॉर एग्जांपल, सो व्हाटएवर थीटा यू चूज, चाहे थीटा को 0 डिग्री दोनों तरफ रखो, तो जो भी लेफ्ट साइड इक्वल आना चाहिए। थीटा को 30 डिग्री रखो तो भी इक्वल आना चाहिए, थीटा को 60 रखो तब भी इक्वल आना चाहिए, ये चीज है। सो ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। इसको अभी के लिए स्किप करता हूँ, आप लोग ट्राई करना है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं दोबारा, क्योंकि टाइम किल हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक, इसको भी रहने दो। ये बताओ, द सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, √2 और है √3, सॉरी 3 का 5th रूट है, उस पूरे की पावर 10 है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रेशनल टर्म्स आएंगे उसका सम बताओ क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम सब लोग जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का ये, ठीक है। तो अगर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओ इसमें, सो क्या होगा, पहले बताओ मुझे, अगर इसको ओपन करूं, सो व्हाट डू यू थिंक, कितने टर्म्स होंगे ओपन करने पे, एक्सपैंड करूंगा तो? बताओ भाई, a प्लस बी की पावर n को एक्सपैंड करते हैं तो कितने टर्म्स आते हैं उसमें एक्सपेंशन में, a प्लस बी की पावर n में? n प्लस 1, यस। सो यहाँ 11 टर्म्स आएंगे। अब आपको ये देखना है कौन सा टर्म रैशनल होगा, हमें बस रैशनल टर्म की बात करनी है, तो इरेशनल वाले छोड़ देंगे। जब मान लो 11 टर्म आएंगे तो 10c0 फॉर एग्जाम्पल, है ना। सो 10c0 अगर मैं जस्ट कैसे ओपन कर सकते हो आप, सो 10c0 जब आप करोगे तो मैं इसकी पावर 0 इसकी पावर 10 लेता हूं, तो ये रेशनल बनाएगा। जोर से बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, आई थिंक जोर से बोलो आप, शायद आवाज नहीं आ रही हो, पता नहीं बाहर से आ रही होगी। तो 10c0 एंड कैसे बनाना चाहते हो, a की पावर हाईएस्ट ले लेता हूं, चलो। सो यहां से 2 की पावर 1/2 है, इसकी पावर 10 और इसकी पावर 0 कर देते हैं, 3 की पावर 1/5, इसकी पावर 0। अब अगला टर्म जो होगा 10c1, तो इसकी पावर अब 9 कर देंगे, तो ये 9/2 फ्रैक्शन रह जाएगा, तो ये इरेशनल रहेगा, छोड़ दो। अब अगला टर्म पे आते हैं, जब 10c2 कर रहे होंगे तो इसकी पावर 8 जो रैशनल बनेगी, और इसकी पावर कितनी बनेगी 2, टोटल 10 ही है ना, इसकी पावर 8 इसकी पावर 2, 2/5 रहेगी, तो भी इरेशनल रहेगी। फिर 10c3 करोगे तो इसकी पावर 7, तो ये भी खत्म। 10c4 में इसकी पावर 6, तो 6 में ये बनेगा, और 6 है तो इधर 4 होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्या आएगा, सो देख लो आप कैसे, 10c कहां तक गए थे, 10c4 10c5, सो 10c5 तो इसकी पावर 5 और इसकी पावर भी 5, तो यहाँ इरेशनल रहेगा। 10c6 कौन सा टर्म लगता है अब जो आएगा जो रैशनल देगा, हैं? डायरेक्ट 10 पे ही आएगा, 10c10 ही आएगा ना, क्योंकि 10c8 पे भी यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, 8 पे है ना। तो 10 0 9 1 8 2, ठीक, फिर 7 3, हाँ वाला 10 पे ही आएगा बस, 6 4 5 5 4 6 3,
जस्ट तो लास्ट लिख लो अब। तो मैं रैशनल देख रहा हूँ 10c10, तो ये पहले वाले की पावर 2 की पावर 1/2, इसकी पावर 0 और 3 की पावर 1/5 इसकी पावर। इसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि 5 और 2 का जो एलसीएम है वो 10 है ना, तो 10 वही होगा और कोई। सो यहाँ से सिंपली आ गया आपका 10c01 होता है, तो 3 की पावर ये यहाँ आ गया 2 की पावर 5 और यहाँ पे 10c1 2 की खत्म, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना हो गया 2 की पावर 5, 32 प्लस 9 देख लो 41। तो ये तो आप ही इजीली कर सकते थे आप लोग। तो दो ही ऐसे टर्म्स हैं जहाँ रैशनल बनेंगे, बाकी इररेशनल रहेगा। तो बाकी अपने तरीके से आप सॉल्व करो। ये लास्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो 30। A bag contains 9 red, so 9 red, 4 white, 3 blue. One marble is picked up at random. Find the probability that the marble will be red or blue. 3/4। Okay, तो देख लो बाकी लोग ये बोल रहे हैं 3/4, बाकी लोग कन्विंस्ड हैं? तो और बोला रेड और ब्लू, तो रेड और ब्लू मिला कितने हैं 12 और टोटल कितने हैं 16, ठीक है जस्ट। तो ये हो गया, तो इजी है। तो ये आपके पास पहला पेपर है ISI QMS का, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन जस्ट हमारा रह गया, वो एक क्वेश्चन इसमें रह गया ट्रिग्नोमेट्री वाला, बस बाकी हमने सारे डिस्कस किए हैं। अब किसी को कुछ डाउट है अभी भी जो आपने ट्राई करके आए हो, कल भी कराया था हमने कुछ क्वेश्चन इसके, तो आपको जो क्वेश्चंस रह गए आप पूछ सकते हो जिन लोगों का। एक क्वेश्चन हमारा रह गया ट्रिग्नोमेट्री वाला, बाकी कोई रह गया तो बताओ जो आपसे नहीं हुए हो, आप ट्राई करके अगर आए हो तो। सर डी वाला कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा 7 की पावर 300 होगा। 7 की पावर 300 वाला, ओके। देखिए इसमें होता क्या है, जो 7 की पावर 300 है इसका पूछा है लास्ट डिजिट क्या होगा, जो आखिरी डिजिट है इसको यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोलते हैं। तो मुझे बताइए 7 की पावर अगर 1 है तो लास्ट डिजिट 7 रहेगी, 7 की पावर 2 की लास्ट डिजिट क्या रहेगी 9, 7 की पावर 3 में लास्ट डिजिट क्या रहेगी 3, 7 की पावर 4 में लास्ट डिजिट क्या रहेगी 1। अब देखो ये की पॉइंट है, इससे फायदा ये होगा, अब ये इसका कहीं ना कहीं एक रिलेशन आता है मॉड्यूलो, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं मॉड्यूलो 10, यूनिट प्लेस के लिए लिखते हैं मॉड्यूलो 10। तो ऐसा होता है, एक कॉन्सेप्ट मैथ्स में आता है मॉड्यूलो 10 दिस इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कि ये कोई भी नंबर है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 7 की पावर 4 का आखिरी डिजिट कितना है आपका 1 है, तो 10 से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। अब इस पे दोनों तरफ पावर ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, ये 7 की पावर 4 इसकी पावर आप 75 ऑपरेट कर दो, मॉड्यूलो 10 1 की पावर 75 कर दो, तो यहां तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। और यहां कितना बन गया ये, सो ये आपका हो जाता है 7 की पावर 300 मॉड्यूलो 10 दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, मॉड्यूलो का जस्ट मतलब होता है रिमाइंडर बताता है ये कि इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, रिमाइंडर इसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं ना, सो रिमाइंडर 1 आएगा। सो दैट वही पूछा गया है आपसे, देख लो। हाँ सो जब भी यूनिट प्लेस पूछता है इसका मतलब है कि इस नंबर को मैं अगर 10 से डिवाइड करूं जो नंबर आएगा उसका, तो रिमाइंडर क्या देगा, तो वही लास्ट डिजिट होगा एक्चुअली। सो ये आपको देखना था। और कोई क्वेश्चन किसी का रह गया 1 to 30, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला छोड़ के, उसमें कुछ प्रॉब्लम है देखता हूं मैं, क्योंकि 30 डिग्री या रेडियन है उससे कंफ्यूजन, डिग्री तो नहीं है क्योंकि डिग्री में मैच नहीं कर रहा, तो रेडियन ही होगा, फिर रेडियन के लिए ओपन करना पड़ेगा आपको। तो आप इसको कंप्लीट करो एक बार, देखो प्रॉपर सॉल्यूशन लिखो इसके, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का आप खुद से सॉल्यूशन बनाओ अपने नोटबुक में डिटेल में, ताकि आप रिवीजन करो तो आपको किसी से मांगना ना पड़े, पूछना ना पड़े, आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि एंड में सिर्फ रिवीजन होता है ना। कोई ज्यादातर बच्चे एंड में जगते हैं, एग्जाम के 4 दिन पहले शुरू करते हैं पढ़ना। अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू किए हो तो एंड में आप रिवीजन कर सकते हो,
तो वहां आपको फायदा मिलेगा, तो एग्जाम में उसके बेनिफिट मिलेंगे, है ना। इस तरह से, क्योंकि शुरू में लोग टाइम वेस्ट इधर उधर कर देते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहले तो जो एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके ढंग से शुरू में पीवाईक्यू कंप्लीट कर दो, उससे आपका और एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा। एंड देन यू प्रिपेयर ऑन योर वीकनेस। अभी टाइम है ना आपके पास, तो वीकनेस पे काम करो कि ऐसे सिलेबस या पीवाईक्यू के ऐसे क्या पार्ट्स हैं जो आपको नहीं आते, इनिशियली वर्क ऑन दैट, कुछ टाइम में उसको कंप्लीट कर लो। अब बाद में एंड के 10 दिन सिर्फ रिवीजन करो पीवाईक्यूज के, सिलेबस के पार्ट्स के। अब इसके अलावा जो सिलेबस है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, तो स्पेशली इस जो आईएसआई एमएस क्यूएमएस का है, तो इसमें जेईई के जो पीवाईक्यूज हैं वही सॉल्व कर लो प्रैक्टिस के पर्पस के लिए, हो गया। आईआईटी जेईई मेंस एडवांस वाले पेपर्स, इसको कंप्लीट करो भाई। और बताओ अगर नहीं है तो ऑनेस्टली, क्योंकि आपको ही पता आप कितने ऑनेस्ट हो, तो ऑनेस्टली इसको आप कंप्लीट करो। एक एक क्वेश्चन खुद अपना सॉल्यूशन लिखो, जो क्वेश्चन फंस जाते हैं वो पूछो। क्योंकि जैमो में मैं ऐसे में सारे पीवाईक्यू करा दिया, लेकिन 2 4 5 बच्चे जो सिंसियरली ढंग से पीवाईक्यू को 4 5 बार किए थे, कोई एक बार करता है उसको लगता है बहुत आ गया, फिर एग्जाम में जाता उससे होता ही नहीं है, क्योंकि वो गलतफहमी थी एक्चुअली, ये रहता है। तो मतलब आपको सीखना है ताकि उसके जैसा क्वेश्चन आ जाए। अब मान लो जो बच्चा एग्जाम पीवाईक्यू में इतना कॉन्फिडेंट है, तो एग्जाम में ऐसा क्या होगा कि वैसे ही क्वेश्चन आया नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आप सीखे नहीं थे, रट्टा मारे थे, तभी तो नए क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो आपको सीखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, अप्लाई करने हैं। So that's you have to learn। मतलब जो मिस्टेक्स पहले हुए हैं उसको अभी उसको दूर करके आप प्रिपेयर करो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग अनिल, बताइए। जी सर, एक्चुअली मैंने अभी आप जानते हैं अभी ज्वाइन किया, मतलब ए क्लास ही कर ली मेरी फर्स्ट क्लास। तो जैसा आपने बताया था कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, तो मैं एनसीईआरटी के सेट्स में को खत्म कर दिया है। अब मैं आज रिलेशन ऑफ फंक्शन कर रहा था, तो सर ऐसे ही एक के बाद एक सब करता जाऊं। हाँ वो अभी आपकी क्लास स्टार्ट होगी, नेक्स्ट बैच की 8 बजे से है ना। जी सर। तो ये पुराना बैच ओल्ड चल रहा है, अभी 8 बजे से स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, ठीक है, तो अभी आप अगला क्लास में क्या कराऊंगा मैं, तो आप इसको कंप्लीट करके आओ। अभी जो इस बैच का शेड्यूल है आपका देख लो एक बार, ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है उसके हिसाब से, है ना। सो अगला जो आपका आएगा, हम लोग कल देख रहे थे पीवाईक्यू, यही था ना। हाँ ये पीवाईक्यू, अभी हमने ये डिस्कस किया है सैंपल क्वेश्चन। ये वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, जो आईएसआई के एमएस है ना, उसका पेपर है आपके पास, एमएस क्यूएमएस का जो पेपर है, उसमें हमने ये डिस्कस किया 2000 क्यूएमए। अभी आगे अगले क्या, तो ये पहले कवर करें हम, फिर इस पे आए, कैसे करें बताओ। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, तुम लोग खुद से इसको कंप्लीट करके आओ। मैं तुमसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम्हारे पास घर पे 24 आवर है, और अभी बैठ के ये पेपर ये पूरे कंप्लीट करो। ये टोटल कितने हैं आपके पास, 9 पेपर्स ये है, 9 ये है, 18 पेपर्स टोटल है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट, 18 के 18 पेपर आप खुद से सॉल्यूशन लिखो इसका, और जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो मेरे से डिस्कस करो क्लास में, ये चीज है। यस सब्जेक्टिव 2024 का। हाँ सब्जेक्टिव 2024। तो नेक्स्ट क्लास में ये करें। यस सर। ठीक है, तो इसको ट्राई करके आओ पहले। एक तो क्यूएमए वाला ढंग से सॉल्यूशन लिखो एक एक क्वेश्चन का खुद से, फिर क्यूएमबी वाला नेक्स्ट क्लास में इसको हम ट्राई करें, देखेंगे। इसकी अगली क्लास कब है अब इस बैच का। हाँ ये आपका जो बैच है, बैच नंबर 11 है ना, आईएसआई एमएस क्यूएमएस का बैच 11 है, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो आज वेडनेसडे है, अगली क्लास सैटरडे होगी, सैटरडे 6 to 8 में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पता नहीं इसका डाउनलोड क्यों नहीं होता, तो ये हम डिस्कस करेंगे। चलो चलिए ठीक है, तो अभी आईएसआई वाले बच्चे को लीव कर दीजिए मीटिंग। अब सैटरडे 6 to 8 ज्वाइन कीजिए। उससे पहले आप खुद से ये पूरे पेपर सॉल्व करो खुद से। आप 80-90% खुद ही सॉल्व कर पाओगे। जो डाउट है वो मेरे से डिस्कस करो या नया अप्रोच डिस्कस करो। सो आपसे वही रिक्वेस्ट है, सैटरडे से पहले आप ट्राई करो, ये पूरे कंप्लीट करके आओ, सो दैट हम लोग सिर्फ डाउट डिस्कस करें आगे। ठीक है, चलिए।